आपने भी देख लिया होगा नवाज शरीफ साहब को अब बरी कर दिया गया है रजीजिया में भी और इससे पहले एवनफील्ड रेफरेंस में भी। इस पर आपकी क्या कानूनी राय है? जी देखिए, मैं तो पूरी शरह सदर के साथ यानी 2 साल से यही कह रहा हूँ, जब से ये मैंने फाइल्स देखी, इन केसेस को पढ़ा और इनकी प्रोसिक्यूशन को देखा। इसमें इस फैसले से पहले इन केसेस का बैकग्राउंड देखिए कि ये पानामा का केस सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे देखा और फिर पानामा से अकामा और फिर मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया इस बुनियाद पे कि जी वो बेटे से जो तनख्वाह ले सकते थे, उन्होंने दो ही डिड नॉट रिसीव, ये वर्ड्स हैं उस जजमेंट के कि अगरचे उन्होंने रिसीव नहीं की लेकिन वो उनका एसेट है और उसे एसेट बना के तो उन्होंने उन्हें सजा दे दी, यानी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो सादिक और अमीन नहीं रहे। फिर ये रेफरेंसेस निकाले गए और इस पे एक जेआईटी कॉन्स्टिट्यूट की गई। नैब ने जो हाई कोर्ट के सामने प्ली ली वो ये थी कि हमने इसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। और वो जो जेआईटी थी वो भी एक मशहूर ज़माना जो व्हाट्सएप कॉल थी उस पे कॉन्स्टिट्यूट हुई और उस जेआईटी की जो फाइंडिंग थी उस फाइंडिंग को रेफरेंस में तब्दील करते हुए नैब ने सिर्फ एक डाकिए का किरदार अदा किया और कोर्ट में पेश कर दिया। अब कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब जब सेशन जज के लेवल के बंदे को या जुडिशल ऑफिसर को मॉनिटर करेंगे तो उस केस का आउटकम क्या होगा, ये अज़र मिन शम्स था। चनाचे मियां नवाज शरीफ को सजाएं दी गई और वो वक्त के वजीर आजम को कन्विक्ट करके तो जेल में रखा गया। फिर वो बाद में बाहर चले गए, बाहर जो टाइम दे के गए थे उस पे वो वापस नहीं आए। लेकिन उस वक्त भी जब उनकी अदम मौजूदगी में एवनफील्ड केस हाई कोर्ट में सुना जा रहा था तो हाई कोर्ट के जजेस की राय ये थी कि दो मियां नवाज शरीफ इज नॉट बिफोर अस, उनके खिलाफ भी आप क्या लिंक साबित करते हैं, उनके खिलाफ क्या केस साबित करते हैं। तो बिल्कुल बेसलेस केसेस थे। ये नैब के अदारे को टूल के तौर पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और उसका नुकसान ये हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी डिरेल हुई। 2017 में हमारी मैशियत कहाँ थी और आज कहाँ पे खड़ी है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इसी तरह फिर लोग बरी होते हैं, फिर उंगलियां उठना शुरू हो जाती हैं कि जी हमारा जुडिशल सिस्टम को देखना होगा, उसे बेहतर करना होगा कि अगर कुछ नहीं था तो उन्हें सजा कैसे हुई और अगर कुछ वाकई था तो यहाँ से कैसे बरी हुए। वाकई कुछ नहीं था और उस वक्त मैं समझता हूँ कि एक जज साहब की तो वीडियो भी लीक हुई। उन्होंने कहा जी कि मुझे प्रेशराइज करके तो मुझसे फैसला लिखवाया गया, जो जज अरशद साहब। इसी तरह जस्टिस शौकत सदीकी साहब हो गए, वो जस्टिस शमीम साहब हो गए जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे। इस तरह की बहुत सारे शवाहिद ये कहते हैं कि किसी को गिराने के लिए और किसी को लाने के लिए सारा ढोंग रचाया गया जिससे हमारे मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। वो चाहे इमरान खान साहब हो, कोई भी साहब हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो, किसी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसने जुर्म किया है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए कोजेंट कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस के साथ कोर्ट में जाना चाहिए ताकि वो नीचे ट्रायल कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बरी ना हो सके और इस तरह जुडिशल सिस्टम का मजाक ना उड़ाया जा सके। अच्छा राजा खालिद साहब, ये जो तासुरात हैं हम अदालती कार्रवाई के अंदर, खालिसतन ये अदालती कार्रवाई होती है लेकिन इस पर सियासी तासुरात जो है वो शामिल हो जाते हैं। दीगर जमातें ये इल्ज़ामात लगा रही होती हैं कि किसी को गैर मामूली जो है वो रिलीफ मिल रहा है और जब किसी के खिलाफ फैसला आता है सियासी मुखालिफ के खिलाफ तो उस पर कहा जाता है कि ये कानून की फतह है। तो इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जा सकता है? देखें, ये सियासी जमातों के ज़रा अपने पैरामीटर्स हैं। जब उनके मुखालिफ को सजा होगी तो वो कहते हैं कि जी ये कानून की फतह है। जब उन्हें सजा होगी तो वो कहेंगे, जिसको भी सजा होती है, कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई। तो कोर्ट ने अपने कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करते हुए फैसला करना होता है। और मेरे ख्याल में जो हमारी कोर्ट्स हैं, बिलखसूस ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ये जो जजेस हैं, ये दोनों जजेस बड़े क्रेडिबल हैं। हम अच्छी तरह से इन्हें इनकी एलिवेशन से लेके आज तक इनकी प्रोसीडिंग्स को वॉच करते रहे। इन्होंने जहां पे जिसका रिलीफ बनता था
उसे दिया यही जजेस हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को 35 से ज्यादा केसेस में रिलीफ दिया। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ को 2-3 केसेस में रिलीफ दिया तो ये सारा मेरिट पे है। तो किसी को कभी ये नहीं कहना चाहिए जी कि अगर फैसला दूसरे के हक में आया तो दूसरे की तरफदारी हो गई। वहां पे जो इम्पार्शलिटी थी जुडिशरी की, जो गैर जानबदारी थी, वो मुतासर हो गई और किसी के हक में आ गया और दूसरे के खिलाफ आ गया, तो वो उस पे शादियाने बजाए कि जी ये उसकी शिकस्त है, मेरी फतह है। फतह कानून की होनी चाहिए, फतह इंसाफ की होनी चाहिए। और जो बेगुनाह है, मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि आप अगर आपको शक हो तो बेशक 99 बेगुनाहों को गुनाहगारों को बरी कर दें, एक बेगुनाह को सजा न दें। जो नैब का आज इस केस के दौरान जो रवैया था वो कुछ बदला सा है। जब इन केसेस में सजा हो रही थी तब नैब काफी एक्टिव थी, आज नैब जो है वो उसकी वो एफर्ट नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजह थी? देखें, अनफॉर्चुनेटली नैब के अदारे को आज तक पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, उसे एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि जो पिछले चेयरमैन नैब थे तो उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, उनकी वीडियो सामने आई और फिर यकतरफा उन्होंने प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी थी। ये जो नैब की आज की प्ली थी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अजीब बात और बेकार बात थी कि इसे रिमांड कर दिया जाए, यानी फिर वहां पे एक लंबे अरसे तक चलता रहे और जो हमारी कोर्ट्स हैं वहां पे एक जमगठा लगा रहे, रोड्स ब्लॉक हों, ये सारा सिलसिला। जब नीचे वाली अदालत ने एविडेंस मुकम्मल होने के बाद आपने ज़मीर के मुताबिक, कानून और आइन के मुताबिक एक फैसला दे दिया, तो फिर अपील में आप आए हैं तो रिमांड की कोई तुक नहीं बनती। फिर अपीलेट कोर्ट को सारी एविडेंस देख के फैसला करना होता है जो उन्होंने देखी, और बार बार नैब से कहा कि आप बताएं, लिंक करें यहाँ पे, तो उनके पास कोई बात नहीं थी करने को, सिवाय इसके जी के मियां नवाज शरीफ के जो बेटे हैं उनके पास उस वक्त इतने पैसे नहीं हो सकते थे कि वो मिल्स खरीद सके या मिल्स लगा सके।